जी अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी सही है। वालेकुम। बच्चों हम चैप्टर नंबर 1 बुक 1 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम फंडामेंटल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम देखें ना केमिस्ट्री जो है ये डील कर रहे हैं और केमिस्ट्री किस चीज की स्टडी है, ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं पहले नंबर पे, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। फिर बेटा जी कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ मैटर। तीसरे नंबर पे हम इसमें डिस्कस करते हैं बेटा चेंजेस इन मैटर। एंड नंबर 4 चेंजेस इन एनर्जी। याद रखिएगा मैटर में चेंज विदाउट द चेंज इन एनर्जी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। चेंजेस इन एनर्जी, इसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या खसूसियात हैं ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम वो तमाम लॉज एंड प्रिंसिपल्स भी इधर ही पढ़ते हैं जिनके तहत ये सारी चेंजेस आती हैं, ठीक है। यानी लॉज एंड प्रिंसिपल, ठीक है, विच गवर्न दीज चेंजेस, ये भी हम इसी में डिस्कस करते हैं। तो ये है जी केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में चूंकि हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मैटर का हमें पता होना चाहिए। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं, ठीक है। यानी मैटर का वॉल्यूम भी होता है और मास भी होता है। मैटर दो तरह का है, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर, ठीक है जी। प्योर फॉर्म में जो मैटर है ये क्या है बेटा, एटम, इसी तरह से एलिमेंट, फिर मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, आयंस, ठीक है। ये सारे प्योर स्टेट में मैटर हैं, ठीक है, मैटर की फॉर्म में। और इम्प्योर फॉर्म में हम इसको कहते हैं जी, ये दो तरह का होता है लेकिन इम्प्योर में हम इसको कलेक्टिवली कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। और ये दो तरह का होता है, होमोजीनियस और दूसरे नंबर पे हेट्रोजीनियस, ठीक है जी। होमोजीनियस में हम सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 में हम इसको डिस्कस करेंगे बुक 1 में, ठीक है बेटा। और हेट्रोजीनियस जो होते हैं ये, इनमें इक्वल कंपोजिशन नहीं होती, कुछ भी हो सकता है, जैसे सैंड एंड सॉइल, मिट्टी और सैंड को मिला दें, सोडियम क्लोराइड प्लस सैंड, ठीक है। इसी तरह से अलॉयज वगैरह जो होती हैं, अलॉयज क्या होती हैं बेटा, ये मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर, ठीक है, या मेटल और मेटल का मिक्सचर, ये अलॉयज कहलाता है, ठीक है। नॉर्मली मेटल को मेटल में मिक्स करते हैं तो अलॉय कहलाती हैं, जैसे स्टील है ये अलॉय है, ठीक है बेटा। आयरन का इस तरह से क्रोमियम और निकल इसमें मिक्स होते हैं, तो ये मैटर है। इसके बाद बेटा जी यहाँ से हम इनको डिस्कस करेंगे, यानी प्योर मैटर को हम इधर डिस्कस करते हैं। और प्योर मैटर जो है ये सबसे पहले तो है एटम, यानी एटम क्या है, हमें इनमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, इस तरह से कंपाउंड्स। जैसे यहाँ में कहा जाता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है। अल्फा ऑप्शन हमें कहा जाता है जी ग्रेफाइट, और फिर बीटा ऑप्शन में बेटा जी हमारे पास ऑक्सीजन, चार्ली, ओजोन, डेल्टा, ग्लास। तो इनमें ये कहा जाता है कि कौन सा इनमें से एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट कौन सा नहीं है बेटा, ग्लास, ठीक है जी। ग्लास से है ये कंपाउंड आप कह सकते हैं सिलिका वगैरह का, ठीक है जी। अब ग्रेफाइट क्या होता है बेटा, कार्बन। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है ना। कार्बन की दो डिफरेंट फॉर्म्स हम पढ़ते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ग्रेफाइट और दूसरा डायमंड, ठीक है जी। तीसरी इसकी बकीबाज इसकी फॉर्म है, तो ये भी एक एलिमेंट है।
ऑक्सीजन भी एलिमेंट है और ओजोन भी एलिमेंट है, लेकिन ग्लास इज नॉट एलिमेंट। अब देखिए ना, हम ऑक्सीजन और ओजोन को एलिमेंट कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर ये तो मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट हम कहते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस जिसमें तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सेम। इसको हम कहते हैं एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट है हैविंग, यानी कि ऑल एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको हम कहेंगे एलिमेंट। अब देखें ना, ये O3 है, तो इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम है और तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? 8। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8। तो तीनों एटम का एटॉमिक नंबर 8 ही होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के और दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। मैथ डिफरेंट हो सकता है, यानी आइसोटोप तो हो ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? सेम। इसमें अब एक कार्बन एटम तो नहीं है, कार्बन के बहुत से एटम्स हैं और सबका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 6। तो इसका मतलब है ये तीनों एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो एलिमेंट। ठीक है जी, समझ आ गई? होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है ना ये, तो इसलिए होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा? एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर आल्सो एलिमेंट्स। ठीक है, समझ आ गई? तमाम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे बेटा? एलिमेंट्स। जैसे P4 है फास्फोरस, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं। S8 सल्फर, ठीक है, होमोटॉमिक है और एलिमेंट भी है। क्लियर है? तो तमाम होमोटॉमिक जो है ये क्या होंगे बेटा? एलिमेंट भी कहलाएंगे। क्लियर हो गया? तो एलिमेंट का हमें ये पता चला कि इसमें तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम एटम के बारे में अगर पढ़ते हैं तो एटम क्या है फिर? एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एलिमेंट हम कह रहे हैं ना जिसमें तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? सेम है। तो एलिमेंट का फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज को शो भी करे वो क्या कहलाएगा बेटा? एटम। ठीक है जी, समझ आ गई? क्लियर है? तो इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? एटम कहेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी इसको हम फिर डिफाइन करते हैं एटम को, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जी एटम। ठीक है बेटा, एंड विच कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। ठीक है बेटा। अब जो एटम है ना, ये दो तरह के होते हैं, ये एलिमेंट दो तरह के हैं। कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, और बाकी जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखिए कि एटम जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक तो इसका न्यूक्लियस है और दूसरा ऑर्बिट्स, शेल या एनर्जी लेवल्स। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन सिर्फ चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जबकि ऑर्बिट्स में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों को हम कोलेक्टिवली फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तो कितने हैं बेटा? 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हैं। लेकिन इनके अलावा बाकी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते। जैसे आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है जी, समझ आ गई? यानी वो सब एटॉमिक पार्टिकल होगा लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं। फंडामेंटल पार्टिकल इन तीनों को ही आप कहेंगे। ठीक है बेटा, अब ये याद रखिएगा
कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम कहेंगे कि एटम ओवरऑल क्या है बेटा, न्यूट्रल, ठीक है। एटम ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है जी। अगर एनाइन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से क्या होगी बेटा, ज्यादा, तो ये क्या बन जाएगा, एनाइन, यानी एलिमेंट है एक्स और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी, समझ आ गई। और अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद लेस देन प्रोटॉन है तो फिर ये क्या बन जाएगा बेटा, फिर ये केटाइन बन जाएगा, ठीक है, यानी इसके ऊपर फिर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, क्लियर है। और ये चीज याद रखिएगा कि एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होता है बेटा, बड़ा, और पेरेंट एटम का साइज केटाइन से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये इनके आपने साइजेस के लिहाज से ये चीज याद रखनी है, ठीक है बेटा। जैसे आपसे कहा जाए ना हाइड्राइड है, हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑर्डर कौन सा करेक्ट है, तो ऑर्डर यही करेक्ट होगा कि नेगेटिव, फिर न्यूट्रल और फिर पॉजिटिव, ठीक है जी, समझ आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो हम मैसेज इनके मेजर करते हैं ना, ठीक है, एटम्स के जो मैसेज मेजर करते हैं, ये बेटा जी मैसेज हम मेजर करते हैं एएमयू में, ठीक है। किस में मेजर करेंगे, एएमयू में बेटा जी मैसेज मेजर करेंगे। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि डायमीटर ऑफ एटम जो है, डायमीटर ऑफ एटम, ये हम कितना लिखते हैं बेटा, डायमीटर इज 0.2 नैनोमीटर, ठीक है, या फिर इसको आप लिखेंगे 2 × 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। तो डायमीटर जो है 0.2 भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, और 2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। अगर आपसे रेडियस पूछा जाएगा तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, 2 से इसको क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड, ठीक है जी। तो इसका मतलब है रेडियस अगर पूछा जा रहा है तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है जी। तो यानी 0.1 नैनोमीटर रेडियस हो गया, या 10⁻⁻10 मीटर हो गया, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। उसके बाद बेटा इनके मैसेज जो हैं, मैसेज ऑफ एटम्स, ये 10⁻⁻27 किलोग्राम से 10⁻⁻25 किलोग्राम की रेंज में होते हैं, ठीक है। और किलोग्राम इज वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है। यहाँ पे हम एएमयू में इसको मेजर करेंगे, और एएमयू में मेजर करने के लिए जैसे 1 एएमयू हम एक यूनिट यूज करते हैं, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है, 1.661 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है जी, समझ आ गई। ये 1 एएमयू है, जिसको आप ग्राम में भी लिख सकते हैं, 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है जी। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻24 आ जाएगा। इसी तरह से 1.661 × 10⁻⁻21 मिलीग्राम। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एएमयू, 1 एएमयू, तो ये तीनों 1 एएमयू के इक्वल हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गई, क्योंकि एक ग्राम में फर्दर 1000 मिलीग्राम आ जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है जी एटम, और एटम के साइजेस और एटम के मैसेज हम कैसे मेजर करते हैं। और ये चीज याद रखिएगा, 1 एएमयू इज रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर को अगर 1 से डिवाइड कर देंगे तो एएमयू आ जाएगा। इसी तरह से 1 एवोगैड्रो नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ एएमयू, ठीक है जी, या एएमयू को ग्राम में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं कि 1 एएमयू इज रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है जी, ये एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल है। तो नेक्स्ट इसमें बेटा आपने देखा कि जो केटायन और एनायन वगैरह बन रहे हैं उनके साइजेस भी मैंने आपको बताया कि चेंज होते हैं, ठीक है जी। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि बाद में यानी मॉलिक्यूल अब क्या है, एटम्स और एलिमेंट्स को हमने पढ़ा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। मॉलिक्यूल हम कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते। वैसे तो हम कहते हैं एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है बेटा, एटम होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड
मालिक्यूल। ठीक है जी। तो किसी भी मालिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है और इसकी अगर हम एटॉमिसिटी फाइंड करते हैं तो एटॉमिसिटी इसकी किसके इक्वल होगी बेटा? 7 के इक्वल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है बेटा, समझ आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एट मॉलिक्यूल्स को जी हम ये किसमें है? क्लास नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। ठीक है बेटा। तो अब हम जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको मुख्तलिफ तरह से क्लासीफाई करते हैं। जैसे हम कहते हैं जी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरह टाइप ऑफ एटम की बेस पर हम कहते हैं होमोटॉमिक है, हेट्रोटॉमिक है। ठीक है, समझ आ गई। या फिर हम कहते हैं जी मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक हम कह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये दो तरह के हैं, एक तो होमोटॉमिक, होमो एटॉमिक, और दूसरे हेट्रोटॉमिक। होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक। ठीक है जी। अब इनमें हम लिखते हैं जी मोनोटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ठीक है। फिर डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। ठीक है जी। अब ये देखें कि होमोटॉमिक और मोनोटॉमिक, होमो क्या होंगे? सेम, एक जैसे। तो मोनो तमाम नोबल गैसेस आ जाएंगी बेटा इसमें। ठीक है, इसमें सारी की सारी हम नोबल गैसेस लिख देंगे। जैसे हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सारी की सारी मोनोटॉमिक हैं और होमोटॉमिक हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएंगे बेटा? डायटोमिक। डायटोमिक दो एटम पर कंसिस्ट करते हैं। और अगर होमोटॉमिक है तो दोनों एटम क्या होंगे? एक जैसे। यानी कौन कौन से? क्लोरीन, ऑक्सीजन। ठीक है जी। इसी तरह से फ्लोरीन वगैरह। ठीक है जी, समझ आएगी। ये डायटोमिक हैं और होमोटॉमिक हैं। फिर पॉलीएटॉमिक और होमोटॉमिक, जैसे P4 है, O3 है, S8 है। ठीक है, समझ आ गई। यानी फास्फोरस, ओजोन और इसके अलावा सल्फर। ठीक है बेटा, ये पॉलीएटॉमिक और होमोटॉमिक है। फिर हेट्रोटॉमिक में हम आती हैं। अब हेट्रोटॉमिक में देखें मोनोटॉमिक की कोई एग्जांपल नहीं होगी, क्योंकि एटम ही जब एक है तो वो मुख्तलिफ तरह का कैसे हो सकता है। ठीक है जी। तो डायटोमिक में हेट्रोटॉमिक हैं कौन कौन से? HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी। इस तरह HF वगैरह। ठीक है जी, ये क्या है बेटा? डायटोमिक और हेट्रोटॉमिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी पॉलीएटॉमिक और हेट्रोटॉमिक। जैसे H2SO4 है, HNO3 है। ठीक है जी। इसी तरह से बेटा सपोज कीजिए कि हम इसमें कहते हैं जी बेंजीन है, C6H6। ठीक है। तो ये क्या है? पॉलीएटॉमिक और हेट्रोटॉमिक। ठीक है जी। तो ये बेटा जी मालिक्यूल्स हैं। तो मालिक्यूल्स जो है ना, इनको अब हम फर्दर भी दो तरह की क्लासिफिकेशन इनमें होती है, मैक्रो मालिक्यूल्स और माइक्रो मालिक्यूल्स। अब मैक्रो और माइक्रो मालिक्यूल्स क्या है? मैक्रो हम कहते हैं बड़े मालिक्यूल्स को और माइक्रो हम कहते हैं स्मॉलर मालिक्यूल्स। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है? मैक्रो मालिक्यूल्स, मैक्रो मालिक्यूल्स हम ऐसे मालिक्यूल्स को कहते हैं जिनमें मालिकुलर मास जो है ना बेटा, ये ग्रेटर देन 10,000 AMU होता है। ठीक है, मालिक्यूल का मास अगर ग्रेटर देन 10,000 A तो ये क्या कहलाएगा? मैक्रो मालिक्यूल। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन से हैं? माइक्रो। ठीक है। तो माइक्रो मालिक्यूल्स क्या होंगे? जिनका मैस, मालिकुलर मैस लेस देन या फिर इक्वल टू 10,000 AMU आता है। ठीक है, यानी 10,000 AMU तब भी हम उसको माइक्रो ही कहेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो ये जितने भी मालिक्यूल इधर लिखे हैं सारे माइक्रो मालिक्यूल्स हैं। मैक्रो मालिक्यूल में लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से बेटा हेमोग्लोबिन इसकी एक एग्जांपल है मैक्रो मालिक्यूल की। ठीक है जी। तो मैक्रो मालिक्यूल में हम यहाँ पे कहते हैं जैसे हेमोग्लोबिन है, ये मैक्रो मालिक्यूल है। ठीक है बेटा, हेमोग्लोबिन। और इसकी जो एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इज 10,000। 10,000 इसकी एटॉमिसिटी। ठीक है बेटा। और हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम हैवियर है ये। ठीक है जी,
समझ आई? यानी हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम हैवियर है, ये है जी हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन जो है अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कितने टाइम हैवियर है। तो ये जी एक क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन इज हाउ मेनी टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कितने टाइम ये हैवियर है। अल्फा ऑप्शन हम लिख देते हैं 6800, बीटा 68,000, चार्ली 3400, डेल्टा 34,000। जी, तो अब बेटा 34,000, ठीक है जी। क्यों 34,000 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम से ये 68,000 टाइम हैवियर है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से कितना हो जाएगा। अब जिससे आपने कंपेयर करना है ना उसको नीचे रखना है आपने, ठीक है, और दूसरे से यानी इसका मैस ऊपर लिख देना है, ठीक है जी। अब देखें इसका मैस है 68,000 और हाइड्रोजन का मैस 2, तो कितना आ गया फिर 34,000 टाइम हैवियर, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि अमोनिया से कितने टाइम हैवियर है तो क्या करेंगे फिर, इसका मैस फिर ऊपर लिखें और अमोनिया का NH3 है उसका मैस है 17, ठीक है जी। तो डिवाइड कर दें तो 4,000, ठीक है जी। अमोनिया से 4,000 टाइम हैवियर होगा और हाइड्रोजन से कितना 34,000, ठीक है जी। समझ आ गई, क्लियर है। तो ये अगर कहा जाए कि कौन से एलिमेंट से ये 1700 टाइम हैवियर है, ये देखें अब ये देखें बेटा, अल्फा ऑप्शन है सपोज सोडियम और बीटा ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम, चार्ली ऑप्शन है पोटाशियम, डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है। और ये कहा जाता है कि हेमोग्लोबिन इज 1700 टाइम्स हैवियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, ठीक है जी। हेमोग्लोबिन इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं इज 1700 टाइम हैवियर देन विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर इसी तरह से सॉल्व करें, हेमोग्लोबिन का जो मैस है इसको ऊपर लिख दें और कितने टाइम है 1700 इससे डिवाइड कर दें, ठीक है जी। समझ आ गई। तो ये देखिए 2020 से कैंसिल, सॉल्व करें 40 आंसर आ जाएगा, 40 इज द मैस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कैल्शियम से ये 1700 टाइम हैवियर होगा, ठीक है। आपने क्या करना है इसका मैस ऊपर लिखना है और जिससे भी कंपेयर करना है उससे उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। तो ये थी मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल में हमने देखा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स को हम इसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। 3 तरह से बेटा हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट अब हम इनके बारे में मजीद जी कुछ मजीद कंसेप्ट लेते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट में आइसोटोप्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन इससे पहले याद रखिएगा कि जो मैसेज ऑफ एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम रिलेटिव मैसेज कहते हैं। रिलेटिव मैसेज क्यों कहते हैं कि हम इनका मैथ ज़ाहिर है किसी ना किसी चीज से कंपेयर करके फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं वो कार्बन लेते हैं, कार्बन 12, ठीक है। कंपैरिजन के लिए जो हम स्टैंडर्ड लेंगे वो कौन सा लेंगे बेटा, कार्बन 12। कार्बन 12 इज द स्टैंडर्ड, ठीक है जी। तो कार्बन 12 से जो मैथ हम कंपेयर करके फाइंड करते हैं ना उसको हम कहेंगे इसका रिलेटिव मैथ, ठीक है। तो जाहिर है जो जैसे हम अपना मैथ्स अगर करेंगे ना किसी चीज से कंपेयर ही करेंगे ना, तो स्टैंडर्ड हमने प्रोग्राम लिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो कार्बन 12 जो है यही क्यों लेते हैं, पहली रीजन ये है कि इसमें इसका मैथ्स होता ही होल नंबर में है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। समझ आएगी वाई कार्बन 12 इज यूज एज स्टैंडर्ड। तो पहले नंबर पे इसका मैथ्स जो है वो होल नंबर में है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है। दूसरा बेटा पॉइंट ये कि ये अबंडेंट होता है, ठीक है बेटा, अबंडेंट होता है। तीसरे नंबर पे हाईली स्टेबल है, ठीक है, हाईली स्टेबल है, ठीक है जी।
समझ आएगी, मतलब ये स्टेबल होने की वजह से रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा जल्दी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम अबंडेंट भी है और मैस इसका जो है वो होल नंबर में है। तो इस ये रीजंस हैं कि हम कार्बन 12 ही स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं फॉर रिलेटिव एटॉमिक masses, ठीक है, relative atomic masses। तो mass of an atom of the element as compared to the carbon 12 is called relative atomic mass, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं जी आइसोटोप्स क्या हैं। आइसोटोप्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं और बहुत सी इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट भी होती हैं एक दूसरे से, ठीक है बेटा। इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसो मीन होता है सेम, टॉप्स मीन होता है बेटा प्लेस, ठीक है, यानी सेम प्लेस ऑक्युपाइंग इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस ऑक्युपाई करते हैं ये आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं जी आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में कुछ सेम प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे हम आइसोटोप को कैसे यानी डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, एक ही मेंबर एलिमेंट शुरू के को आप ऐसे, माइक होना। बेटा एक ही एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटम्स होते हैं जिनका मैस नंबर डिफरेंट लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, ठीक है। इनको हम कहते हैं आइसोटोप। यानी पहला पॉइंट, सेम क्या होता है इनमें, एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से शो करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किसे कहते हैं बेटा, इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, सेम। तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, शाबाश। तो इसका मतलब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी सेम होती है, ठीक है बेटा। तो फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बेटा, सेम होंगी, ठीक है जी। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं। फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? अब इसका हमने देखा जी एटॉमिक मैस डिफरेंट है। एटॉमिक मैस डिफरेंट है। एटॉमिक मैस किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो सेम है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, डिफरेंट, ठीक है जी, समझ आ गई। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है बेटा। इनकी हाफ लाइफ भी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी, ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। इनकी हाफ लाइफ जो है ये भी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कुछ सेम प्रॉपर्टीज हैं आइसोटोप्स में। अब इनमें एमसीक्यूज बड़ी तरह के बन जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है जी। तो कौन से डिफरेंट है, जैसे 3 इधर से दे दी जाए एक इधर से, या कौन सी सेम है 3 इधर से दे दें एक इधर से, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है जी, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। आइसोटोप्स मेन दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल आइसोटोप्स, ठीक है बेटा। जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं ये कितने हैं, यहाँ पे ये देखिएगा कि आइसोटोप्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा। अब एक तो होते हैं नेचुरल और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है जी, दो तरह के आइसोटोप्स हैं। अब जो आर्टिफिशियल हैं ये अबाउट 300, कितने हैं, 300 हैं। नेचुरल जो है ये बेटा जी 280 है। ये कितने हैं, 280, ठीक है, नेचुरल आइसोटोप्स। अब 280 में से 40 वो हैं जो अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल। कितने हैं,
40, ठीक है। और जो स्टेबल है ये कितने हैं बेटा, ये हैं जी फिर 240, ठीक है, स्टेबल है। तो जो स्टेबल हैं 240, इनमें से 154 इवन मैस रखते हैं या इवन एटॉमिक नंबर रखते हैं, ठीक है। 154, जी बेटा ये 154 वो हैं जो इवन एटॉमिक नंबर इवन एटॉमिक मास रखते हैं, और बाकी 86 वो हैं जो ऑड एटॉमिक नंबर और ऑड एटॉमिक मास रखते हैं, ठीक है। अब इनमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने रेडियो आइसोटोप मौजूद हैं जी, टोटल कितने आर्टिफिशियल सारे के सारे रेडियो आइसोटोप होते हैं। ये 40 जो अनस्टेबल ये भी क्या है, रेडियो आइसोटोप, ठीक है बेटा, समझ आ गई। और ये जो 300 है ये भी क्या है, रेडियो, ठीक है जी। तो इसका मतलब है टोटल अगर पूछ रहा है तो 340 बताएंगे, लेकिन वो कहता है कि कितने नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स हैं, तो वो 40 हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल कितने हैं बेटा, 300, समझ आ गई। तो इस तरह से आपने बताने। अब इनमें भी जो इवन वाले हैं ये अबंडेंट हैं, और इवन में से भी वो ज्यादा अबंडेंट होते हैं बेटा जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल होता है। जैसे ये 5 एलिमेंट्स से आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16, मैग्नीशियम का 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, और जो आयरन है ये 56, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर 4 का मल्टीपल है ये इवन में से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये कलेक्टिवली अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं ये 5 आइसोटोप्स जो होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना बड़ा आसान है, ओ मज सी काफी, ठीक है। इस तरह से बेटा आप इनको याद रखेंगे, ठीक है, ओ मज सी काफी, ठीक है जी। तो ये 5 आइसोटोप्स हैं। तो अब ये जो आइसोटोप्स हैं इनमें रिलेटिव अबंडेंस हम पढ़ रहे हैं बेटा, और रिलेटिव अबंडेंस में याद रखिएगा कि कुछ मोनो आइसोटोपिक होते हैं, ठीक है, और कुछ के आइसोटोप्स एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, आयोडीन है, आर्सेनिक है, गोल्ड है, ये एक आइसोटोप रखते हैं, ठीक है, मोनो आइसोटोपिक हैं, और इनका आइसोटोप की तादाद 1 ही होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद है जी क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके आइसोटोप्स 2 हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ आइसोटोप्स 3 हैं। सल्फर के नंबर ऑफ आइसोटोप्स 4 हैं, ठीक है बेटा। निकल के नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं, 5, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम और प्लेडियम, इनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स 6 होते हैं, ठीक है बेटा जी। और कैडमियम के 9 होते हैं, CD कैडमियम, नंबर ऑफ आइसोटोप्स 9, ठीक है। इसके अलावा बेटा याद रखिएगा कि टिन, स्टेनम, इसको टिन पढ़ते हैं, और इसके होते हैं 11, जबकि सिल्वर के 16 है, ठीक है बेटा। सिल्वर के कितने हैं, 16। तो ये नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी आपको याद होने चाहिए कि किसके कितने आइसोटोप हैं, ठीक है जी। तो ये हैं जी आइसोटोप्स, और उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप्स मेजर करते हैं अलोंग विद देयर रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, इनके रिलेटिव अबंडेंस के साथ। इसको हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। ये 3 तरह का यूज किया गया था, जैसे ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, और ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया गया था ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। और फिर डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया गया, डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, इसको बेटा हम यूज करते हैं सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, और गैसेस के लिए भी, यानी 3